नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। जब एक एक करके 3 छोटे बक्से उस बड़े से आंगन में लाकर रखे गए तो चारों बहुओं को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सामान उनकी उस लखपति ताई सास का है, जो ताऊ जी के गुजर जाने के बाद अब उनकी कोठी में हमेशा के लिए रहने वाली थी। ताई और ताऊ जब सब बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और आधुनिकता और प्रगति के चलते उनके सभी बच्चे शहर की तरफ पलायन करने लगे, तो उन्होंने गांव के पैतृक मकान में ही बाकी की ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। ताऊ जी के छोटे भाई यानी इन चारों बहुओं के ससुर नंद किशोर ने पूरी कोशिश करी कि उनके भैया भाभी अपनी बाकी की ज़िंदगी शहर में आरामदायक सुख सुविधाओं के साथ बिताएं, पर ताज़ी हवा और गांव के बीच रहने के आदि उनके भाई आने को तैयार नहीं हुए। ताऊ और ताई तो कभी शहर नहीं आए, पर नंद किशोर अक्सर अपने भैया के पास सपत्नी घूम आया करते थे। जब ताऊ जी संसार को अलविदा कह गए, तब नंद किशोर ने उनके बच्चों के फैसले की परवाह किए बिना ही भाभी को शहर लाने में क्षण भर भी देर नहीं लगाया। नंद किशोर की पत्नी यशोदा देवी से चारों बहुओं को यह समझ में तो आ गया था कि ताऊ जी गाँव के एक रुबाबदार व्यक्ति थे, जो न सिर्फ गाँव में ढेरों जमीन रखते थे बल्कि अचूक संपत्ति के मालिक भी थे। ऐसे में जब ताई सास अपनी इस कोठी में आने वाली थी तो चारों बहुओं की उत्सुकता चरम सीमा पर थी। ताई सास के आने से पहले जब उनका नाम मात्र का सामान आंगन में आकर रखा गया, तब उनकी सास यशोदा देवी ने फुसफुसा कर कहा, छोटा मोटा सामान जीजी गांव से नहीं लाई हैं और सारे पैसा बैंक में जमा है। शायद हाँ, अपने गहने जरूर लाई होंगी। बहुओं को सासू माँ से यह पता चल चुका था कि कई किलो जेवर हैं ताई सास के पास। उनकी जेवरों की नक्काशी का इतनी सुंदरता से यशोदा देवी ने अपनी बहुओं के सामने वर्णन किया था कि सुनते सुनते ही चारों बहुओं के मुंह में पानी आ गया था। वे सपने में उन जेवरों में अब खुद को सजे हुए अक्सर देखने लगी थीं। चारों बहुएं अपनी सास से बातें कर रही थीं कि तभी ताई सास अपनी बगल में एक बड़ी सी पोटली दबाए नंद किशोर के साथ आती दिखी। सारे जेवर इसी पोटली में होंगे। चारों बहुओं ने एक दूसरे से आंखों आंखों में इशारा किया और आगे बढ़कर बारी बारी से ताई सास के चरण स्पर्श करें। अगली सुबह से नज़ारा बदला हुआ था। 7 बजे से पहले ना उठने वाली चारों बहुएं आज 6 बजे से उठकर नहा धोकर रसोई में लगी थीं। एक एक करके चारों अलग अलग सिर पर पल्लू रखकर ताई जी के पैर छूने लगीं। चारों ने बारी बारी से चोर नज़रों से देखा पोटली ताई जी के बिस्तर पर उनके तकिए के नीचे दबी हुई थी। अब तो जैसे ताई जी को खुश करने की होड़ सी मच गई थी। लो ताई जी, तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारे लिए नई साड़ी लाए हैं, अब आप यही पहना करो। बड़ी बहू ने 5-6 साड़ियाँ ताई जी के आगे रखते हुए कहा। दूसरे नंबर की बहू तेल की शीशी लिए चली आ रही थी। लाओ ताई जी, आपके सिर में तेल डाल दूँ। तीजी झट से खुद ताई जी के पैर दबाने बैठ गई। और चौथी, वह क्यों पीछे रहती, वह तो हलवा बना कर ले आई। यशोदा देवी की ये अनुभवी निगाहें सब देख रही थीं कि किस प्रकार उनकी बहुएं गुड़ की मक्खी की तरह उनकी जेठानी के इर्द गिर्द मंडरा रही थीं। ताई को पटाने में उनके भतीजे यानी बहुओं के पतिदेव भी पीछे नहीं थे। चारों अपनी अपनी तरह से ताई को खुश करने में लगे हुए थे कि ताई जी प्रसन्न होकर अपने खेत उनके नाम कर जाएं। बूढ़ी ताई अपनी सेवा और बच्चों की प्रेम से अभिभूत थीं। दिन महीने और फिर साल बीतने लगे। ताई का बूढ़ा जर्जर शरीर ताऊ के जाने से नितांत हो अकेला हो गया था। एक दिन वह भी आखिरकार इस शरीर को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गईं और पीछे छोड़ गईं अपनी संपत्ति और रहस्यमयी पोटली। उनका सामान एक अलमारी में बंद कर दिया गया। उनके अपने बच्चे आए, क्रियाकर्म और 13वीं में शामिल होकर चले गए। ना उन्होंने अपनी माँ के सामान के बारे में पूछा और ना इस घर के लोगों ने उन्हें कुछ बताया। सब रीति रिवाज से निपटकर जब ताई जी के सामान को खोलने का फैसला लिया गया तो सबकी निगाहें उस पोटली पर थीं। यशोदा देवी ने पोटली खोली। खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने और माणिक्य से लदे जेवर तो क्या, उसमें एक चांदी के चैन भी नहीं थी। चंद पुरानी सोती धोतियाँ, ताऊ के कुछ पुराने कुर्ते, शायद निशानी बतौर पे ताई ने रखे थे। उनके बच्चों की चंद तस्वीरें, एक फ्रेम में जड़ी ताऊ ताई की बहुत पुरानी धुंधली पड़ी फोटो, बस यही था उस पोटली के खजाने में। निराशा, घोर निराशा में डूब गया पूरा परिवार। बहुओं के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
एक एक करके बड़बड़ाती चारों कमरे से बाहर निकल गईं और पोटली के साथ छोड़ गईं यशोदा देवी को। अब पोटली को सीने से चिपकाए यशोदा देवी फूट फूट कर रो रही थी। वह बहुत पहले से ही जानती थी कि उनकी माँ समान जिठानी के पास एक पाई भी नहीं बची थी। उनके बच्चे जेठ जी के जीते ही उन्हें संपत्ति विहीन कर गए थे। वह यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वह अपने घर में बहुओं को यह कह देंगी कि उनकी जेठानी खाली हाथ ही उनके यहाँ आ रही हैं, तो फिर चारों में से कोई भी उनका ध्यान नहीं रखेगा। वह अपने पति के साथ अक्सर उनकी सहायता करने गांव जाती रहती थी और जेठ जी के गुजर जाने पर बड़ी मुश्किल से अपनी संकोची जेठानी को अपने यहाँ रहने को मना पाई थी। पिछले 3 सालों में संपत्ति के लालच में ही सही उनकी जेठानी वह सुख भोग गई थी जिससे वह जीते जी वंचित रही थी। और यशोदा देवी जानती थी कि झूठ बोलकर ही सही उन्होंने अपनी जेठानी को उनके हिस्से की सब खुशियाँ दे दी थीं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।